Hello everyone and welcome back once again for another session of macroeconomics. हम macroeconomics में how to correct deficient and excess demand ये टॉपिक कवर कर रहे थे. आई होप कि अभी इसका जो एक मेजर हमने कवर किया है दैट इज फिस्कल पॉलिसी, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहा. चलिए आज हम सेकंड मेजर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि जो सेकंड मेजर जिसे हमने अर्लियर हिंट देखा था मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसे क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें कौन से मेजर्स हैं, और फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जा सकता है डेफिसिएंट एंड एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होता है. It is a kind of policy adopted by government and central bank of the country. Generally, through this policy, supply of money, rate of interest, and availability of money is controlled in such a manner so as to achieve these specific objectives. देखिए बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे ज्यादातर सरकार और सेंट्रल बैंक दोनों के द्वारा मिलकर अपनाया जाता होता है. नॉर्मली सेंट्रल बैंक जो है वो ज्यादा स्पेसिफिक रोल प्ले करता होता है, लेकिन बिना गवर्नमेंट की मदद के नहीं हो सकता है. तो इसलिए ये दोनों मिलकर ये पॉलिसी जो है वो बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं. और इसमें होता क्या है, आमतौर पर इस पॉलिसी के जरिए पैसे को किस तरीके से मार्केट में सप्लाई करना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा. होता है ना, हम अगर लोन लेने जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंडा आता है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैसे, कौन सी चीज इसे इफेक्ट करती है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के ही डिफरेंट मेजर्स पर डिपेंड करता होता है. और पैसे की अवेलेबिलिटी कैसे है मार्केट में, किसको पैसा कैसे सप्लाई हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर ऑल थिंग, ये जो मनी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, ये सारा का सारा इस तरीके से गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. एक इस मैनर में कंट्रोल किया जाता है ताकि जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव किया जा सके. और एक मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने बेसिकली हमारे इस टॉपिक के जरिए डिस्कस करना है वो तो यही है कि हमने करेक्शन करनी है डेफिसिएंट एंड एक्सेस डिमांड की. तो बन गया ना ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड को ठीक करना है. मैंने आपके लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी लिखी है क्योंकि आपको पता है कि व्हेनेवर यू हैव टू अटेम्प्ट और व्हेनेवर यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स, तो कई बार डिफाइन आ जाता है और वो एक पर्टिकुलर ऑथर के अकॉर्डिंगली होना बहुत जरूरी है. सो ये डेफिनेशन है, वही सेम सिमिलर सा मीनिंग है. मैं जल्दी से रीड आउट कर दूंगी कि ये क्या है. According to D.C. Aston, monetary policy involves the influence on the level and composition of aggregate demand by the manipulation of interest rate and the availability of credit. Availability of credit को आप simple availability of money के point of view से समझ सकते हैं. और यहाँ पर बेसिकली आपको यही बात बताई गई है कि एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करने के लिए एक इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा है उसमें जो चेंजेस, उसमें जो मैनिपुलेशंस की जाती होती हैं, और जो पैसे की सप्लाई है, पैसे की अवेलेबिलिटी है, उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं, उसी पॉलिसी को, वो जिस पॉलिसी के अंडर चेंजेस किए जाते हैं उसी पॉलिसी को हम बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति कहते हैं. अब हमने जो हमारा टॉपिक समझना है वो डिपेंड करेगा इन दो चीजों पर जो कि है मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो मेजर्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. एक तो होता है क्वांटिटेटिव मेजर जिसे हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव या जिसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है. ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा एक दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता है. ऑल्दो मैं आपको कवर करवा रही हूं मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किस तरीके से डेफिसिएंट एंड एक्सेस डिमांड करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको मैं मेजर्स समझाने वाली हूं, ये आपको क्रेडिट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से डिफरेंट मेजर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो कि क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मेजर्स क्या हैं. देखो, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा.
तो क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हैं वो बेसिकली मनी की मात्रा, पैसे की मात्रा मापने का काम करेंगे कि कैसे हम क्वांटिटी ऑफ मनी को इफेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर दोज मेजर्स विच कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द मनी सप्लाई, दैट इज क्रेडिट इन द मार्केट. मतलब वही मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती हैं. अब इसमें 4 मेजर्स आते हैं, बहुत ही आसान है चारों के चारों. और अगर आपने ये मीनिंग समझ लिया ना तो आपको जो डेफिसिएंट और एक्सेस डिमांड के टाइम इसे अप्लाई करना है कि किस तरीके से किसमें क्या चेंज आना चाहिए, वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक रेट से, जिसे बोला जाता है बैंक दर. बैंक रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक, जो कि अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू दी कमर्शियल बैंक्स. देखो लेंड्स का मतलब होता है उधार. अब आपको पता है कि आरबीआई जो है वो क्या है, वो एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है. तो आरबीआई क्या कर सकता है, वो भी तो दूसरे कमर्शियल बैंक्स जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़े तो कमर्शियल बैंक्स उसके पास उधार लेने जा सकते हैं और वो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट उनकी हेल्प कर सकता है, उन्हें पैसे जो है उधार दे सकता है. अब अगर आप किसी के पास पैसा उधार लेने जाते हो तो बंदा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है. तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है. यहां पर जो सेंट्रल बैंक है, जब कमर्शियल बैंक्स को वो लेंड करेगा मनी, तो वो क्या करेगा, वो बदले में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा और उसी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम से कम चार्ज किया जाता है. मतलब यह वो दर है जो कि आरबीआई कम से कम चार्ज करती है कमर्शियल बैंक्स से, जिन्हें हम व्यापारिक या हिंदी में प्रॉपरली वाणिज्यिक बैंक भी बोलते होते हैं. तो बेसिकली ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, तो अब देखो इसमें होता क्या है. दी सेंट्रल बैंक अब पैसा कैसे देती है? दी सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट्स दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक. तो देखो अगर आपका साथ में कॉमर्स बैकग्राउंड भी है तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज से फेमिलियर होगे. आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि डिस्काउंटिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है. कि आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, एक डॉक्यूमेंट मिला है कस्टमर से, और आपने क्या किया है, आपको पहले पैसे की जरूरत थी तो आपने बैंक पर जाके उसे डिस्काउंट करवा लिया. अब कॉमर्शियल बैंक्स के पास अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज पड़े हैं, बड़ी बड़ी मात्रा वाले पड़े हैं, तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक पैसे की जरूरत जब उसे पड़ेगी तो वो वही बिल ऑफ एक्सचेंज सेंट्रल बैंक से रीडिस्काउंट करवा लेगा. तो ये जो आपको मैंने आगे लिखा है ना कि कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक जो है वो रीडिस्काउंट कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और जो सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक के पास पड़ी हैं वो उन्हें खरीद सकता है. अब वो खरीदेगा तो बदले में पैसे पे करेगा ना, तो बदले में पैसा कमर्शियल बैंक के पास आ जाएगा ना. तो इसलिए आप इसे सिंपली यही समझ सकते हो कि जब भाई कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है तब आरबीआई जिस मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा सप्लाई करेगा उसे हम बैंक रेट बोलेंगे. नेक्स्ट मेजर जो क्वांटिटेटिव मेजर के अंडर कवर किया जाता है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिन्हें हम सिंपल बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं. अब ये क्या होता है, देखो इसमें आपको एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स सेल परचेज किए जाते हैं मार्केट में, बिल्कुल उसी तरीके से ही ये क्या है, इट रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक. जनरली इट डील्स विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कमर्शियल पेपर्स. तो अगर आप फिर से मैं कहूंगी कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका, आप अभी भी क्लास 12 में भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हो, तो आपको सीपीज एंड सीडीज ये भी कंसेप्ट आता होगा. तो कमर्शियल पेपर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट की ही सिक्योरिटीज में कवर किया जाता होता है, ये एक मेजर का, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. तो इस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, मतलब ये क्रियाएं की जाती हैं. वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन कौन सा है, ये है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज वाला. तो इसमें क्या होता है कि अगर पैसे की जरूरत है सेंट्रल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, तो सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर देगी. जब सेल करेगी सिक्योरिटीज तो बदले में पैसा उसके पास आ जाएगा, है ना. बिल्कुल इसी तरीके से जब
उन्होंने मार्केट में पैसा सप्लाई करना है तो वो क्या करती हैं, तो वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेती हैं ओपन मार्केट में, ताकि जब परचेज कर रही हैं तो वो ठोस चीज, जैसे अगर मैं ये पेंसिल परचेज करने जाऊं तो पेंसिल मेरे पास आ जाएगी और बदले में मेरी पॉकेट से पैसा सामने वाली की पॉकेट में चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज का काम ओपन मार्केट में, खुले बाजार में, जैसे आप सिंपल मैं कहूंगी फिर से, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, बिल्कुल इसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये सेल परचेज डीलिंग्स कर सकता है। नेक्स्ट है CRR, जिसकी फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, नकद कोष अनुपात। तो ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द मिनिमम percentage of a bank's total deposits which it is required to keep with the central bank। देखो पैसा किसका है? बैंक का। अब यहां ये कौन सा बैंक है? ये है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास जितने टोटल डिपॉजिट्स हैं उसमें से एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मनी जो है ना, वो सेंट्रल बैंक के पास एक रिजर्व की फॉर्म में रखना होता है, और उसी पर्टिकुलर मिनिमम परसेंटेज को हम कैश रिजर्व रेशो बोल देंगे। तो जैसे मान लो 100 है, 100 करोड़ है, 100 लाख है, जो भी है, मतलब 100 है मान लो, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कैश रिजर्व रेशो 10% है, तो 10 रुपए जो हैं वो किसके पास रखने पड़ेंगे बैंक को? सेंट्रल बैंक के पास। और उसके पास कितने पैसे बाकी बच रहे हैं? 90। ठीक है। तो इस तरीके से इस मिनिमम परसेंटेज को, ये जो 10% मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, दिस मिनिमम परसेंटेज इज नोन एज कैश रिजर्व रेशो। फिलहाल के लिए मैंने आपको सिर्फ इनके मीनिंग्स बताए हैं। जब हम डेफिसिएंट और एक्सेस डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ना, तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे इनमें चेंजेस आने पर ये डेफिसिएंट और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट जो क्वांटिटेटिव मेजर है वो है लिक्विडिटी रेशो, जिसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हिंदी में बोलेंगे तो वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। स्टैच्यूटरी है, समथिंग लीगल है। क्या है ये अब लीगल चीज? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी मतलब लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में लीगल है कि हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। हमें मतलब कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ेगा। जैसे कैश रिजर्व रेशो में तो जो टोटल डिपॉजिट्स की एक परसेंटेज थी वो हम रख रहे थे सेंट्रल बैंक के पास, लेकिन यहां पर अपने पास रखना है। अब जैसे कितने लोग बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, अब अगर जिसको जरूरत है वो बैंक से निकलवाने भी तो आएगा ना। अब अगर बैंक आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करता रहेगा, अपने पास कुछ नहीं रखेगा, तो जो बंदे एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या जो बंदे और डीलिंग्स करने के लिए या बैंक से ही डायरेक्टली विड्रॉ करने आ जाएंगे, तो उन्हें पैसे कहां से देगा बैंक? तो वो पैसे दिए जाएंगे अगर वो अपने पास कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स यानी कि कैश, आप सिंपल ये कह सकते हो कैश रखेगा। तो एवरी बैंक is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of cash or other liquid assets called SLR। तो इसे ही SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहा जाता है। बस फर्क इतना ही है, CRR में आप रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रख रहे थे, और SLR में जो कमर्शियल बैंक है वो खुद के पास ही, अपने पास ही एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स लिक्विड एसेट्स को मेंटेन कर रख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वांटिटेटिव मेजर्स के मीनिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं। These are the measures which control the manner in which cash and cash credit is channelized in an economy। Means cash and credit is channelized in an economy। किस तरीके से पैसा चैनलाइज किया जाता है, किस तरीके से पैसा अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। तो ये जो मेजर्स हैं वो हैं हमारे गुणों वाले, तो इसलिए इन्हें क्वालिटेटिव मेजर्स या हम इन्हें गुणात्मक मेजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या है? इट रेस्ट्रिक्ट्स
क्रेडिट फॉर सर्टेन सेक्टर और सेक्शन। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्शंस में। तो ये क्या कर रहा है, ये ना एक तरीके से हम जैसे बोलते हैं ना कि कोटा फिक्स है, तो एक इस तरीके से ये क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब मनी की लिमिट डिसाइड कर रहा है कि इस सेक्टर को इतना पैसा मिलेगा, इस सेक्टर को इतना पैसा मिलेगा। तो इसलिए ये इसीलिए इसी की वजह से इसका दूसरा नाम हमने सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहा था, क्योंकि ये सिलेक्टेड एरियाज को एक सिलेक्टेड फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रोवाइड करता है मनी सप्लाई। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, इट रिस्ट्रिक्ट्स क्रेडिट फॉर सर्टेन सेक्टर और सेक्शन वेयर as allows or expands credit for the other depending on the situation। तो मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे तो ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कोई कोटा फिक्स कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर ये एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट भी कर सकता है, मतलब अलाउ भी कर सकता है, फ्री कर सकता है कि जितना चाहो आप उतना यूज कर सकते हो, जितना चाहो आप वैसे आगे मनी को सर्कुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसे सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट मेजर भी कहा जाता है। तो ये आपको यहां पर भी लिखा हुआ है, दैट इज वाई इट इज नोन एज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑल्सो। तो मुझे उम्मीद है ये मीनिंग हल्का सा समझ में आया। तो चलो अब देखते हैं कि इसमें कौन से मेजर्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 मेजर जो है वो है मिनिमम और मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। अब देखो लोन आ गया ना, एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्टर, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट लोन्स वाली कैटेगरी को ही कवर कर रहा है और किसी को नहीं कवर कर रहा। लेकिन अब इसमें कौन सा पॉइंट बताया, आपने अगर कभी भी सुना हो, देखा हो, खुद आपकी फैमिली में कभी किसी ने भी लोन अप्लाई किया हो, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि भैया हम जब लोन लेने जाते हैं तो हमें एक सिक्योरिटी देनी होती है। अब ये तो होता नहीं है कि हम जितने की सिक्योरिटी देते हैं हमें उतने का ही बराबर इक्वल लोन मिल जाता हो। हम सिक्योरिटी ज्यादा देते हैं और हमें बदले में लोन जो है वो कम मिलता है। तो ऐसा क्यों है, वो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन की वजह से। तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन्स एंड द वैल्यू ऑफ लोन्स ग्रांटेड। तो जितनी सिक्योरिटी आपने ऑफर की है कि भाई मैंने लोन लेना है, मैं अपना घर गिरवी रखने के लिए तैयार हूं, तो घर की वैल्यू ज्यादा होगी और आपको लोन जो है बदले में वो कम मिलेगा। तो दिस इज ड्यू टू मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, फिर से आपने अगर कोई चीज गिरवी पर रखी है, उसकी वैल्यू है ₹100, ठीक है, आपको बदले में लोन मिल रहा है 20 का। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितनी है, ये कि आपको 80% जो है वो गिरवी मतलब आपको 80% जो है वो ज्यादा एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ रहा है, आपको सिर्फ 20% मीन्स बदले में लोन मिल रहा है। तो इसे हम बोलेंगे मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट मेजर देखें तो वो बनता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब ये क्या होता है, राशनिंग करना, भाई राशन की दुकानें तो सुनी थी, अब ये मनी से रिलेटेड राशनिंग क्या हो गया। बिल्कुल सेम वही, जैसे कोटा फिक्स किए जाते हैं कि जिसके पास ग्रीन कलर का कार्ड है उसे ये पर्टिकुलर राशन मिलेगा, जिसके पास येलो कलर का कार्ड है उसे इतना पर्टिकुलर राशन मिलेगा। तो इसी तरीके से राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या है, इसमें क्रेडिट कोटाज फिक्स कर दिए जाते हैं फॉर बिजनेस वेरियस एक्टिविटीज। अब जैसे मान लो एजुकेशनल लोन है, मैरिज से रिलेटेड लोन्स हैं, अब अगर कोटा फिक्स नहीं किया जाएगा तो हर कोई आकर बैंक से लोन ले लेगा कि मुझे एजुकेशनल लोन दे दो। अब एक पर्टिकुलर लिमिट भी तो फिक्स होनी चाहिए ना कि इससे ज्यादा हम लोन्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए नहीं दे सकते हैं। तो फिर से एक तो इसकी वजह से, मतलब एक हर एक बिजनेस एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोटा फिक्स किया गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर। ठीक है, ऊपर से ये जो कोटाज फिक्स किए गए तो ऑटोमेटिकली ये बन गया राशनिंग वाला कंसेप्ट। तो इसलिए ये पॉइंट बन जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट वाला। अब अगर हम आगे बढ़े और देखें कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, तो वो है डायरेक्ट एक्शन। कई बार होता है ना कि टीचर आपको स्कूल में डांट मारती है और कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लूंगी, मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट एक्शन लिया जा रहा है। अब ये डायरेक्ट एक्शन कौन लेगा, देखो
जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के स्टूडेंट्स हैं, कह लो एक तरीके से। तो इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर सकता है, वो स्ट्रिक्ट और डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। किस लिए लेगा स्ट्रिक्ट या डायरेक्ट एक्शन? क्योंकि जैसे आप अगर कुछ गलत करोगे तो आपके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है कि जो गाइडलाइंस सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की गई हैं, अगर कॉमर्शियल बैंक उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो डायरेक्ट एक्शन सेंट्रल बैंक ले सकता है और उनकी लिमिट्स, मतलब उन्हें कंट्रोल कर सकता है कि आप यहां इस फील्ड में पैसा यूज करोगे, आप इस फील्ड में पैसा और ज्यादा यूज नहीं करोगे। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक जो है वो एक कंट्रोलर की तरह काम कर सकता है। लास्ट अगर हम बात करें मॉरल सुएशन की, तो इसमें क्या होता है, कई बार कहते हैं ना कि भाई डांटने फटकारने की क्या जरूरत है, अगर बच्चा प्यार से काम कर लेगा तो यहां पर क्या है, यहां पर मॉरली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर से सेंट्रल बैंक के द्वारा किसको दिया जा रहा है, कॉमर्शियल बैंक्स को। तो इट इंक्लूड्स द एडवाइस, रिक्वेस्ट, परसुएशन and suggestion used or adopted by the central bank in order to have a moral influence on the commercial banks so that they cooperate with the central bank। तो इसमें morally support किया जा रहा है, उन्हें सलाह दी जा रही है, नहीं आप ऐसे नहीं, आप ऐसे काम करो, आप यहाँ पर ऐसे फंडिंग आगे प्रोवाइड करो। तो या रिक्वेस्ट भी किया जाता है कई बार कि भाई आप, उनसे भी एडवाइस ली जाती है, उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई नहीं आप ऐसे काम करो, आपको ऐसे काम करना चाहिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से एक मॉरल सुएशन जो है वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, ताकि उन्हें उनका कॉपरेशन मिलता रहे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक के मीनिंग में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम है। चलिए अब फाइनली जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के जरिए ना आपके दो टॉपिक्स कवर हो गए, आपको मॉनेटरी पॉलिसी भी समझ में आ गई कि क्या है, और अब फाइनली हम डेफिसिएंट और इन्फ्लेशनरी डिमांड जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी और डेफिसिएंट डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी डिमांड के बीच में वो एक रिलेशनशिप सा या वो मेजर कैसे अडॉप्ट किया जाता है ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो चलिए हम सबसे पहले समझेंगे डेफिसिएंट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जिसको डेफिसिएंट समझ में आ गई, इन्फ्लेशनरी बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो देखो डेफिसिएंट डिमांड क्या होती है। डेफिसिएंट डिमांड का मतलब है ये एग्रीगेट डिमांड आपकी कम है, एग्रीगेट सप्लाई आपकी ज्यादा है। हमने यही प्रॉब्लम देखी थी। अब जैसे मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी में ये बात बताई थी कि अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि लोग जो हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो ज्यादा डिमांड करे। लोग ज्यादा डिमांड कब करेंगे, जब लोगों की जेब में पैसा होगा। तो फिस्कल पॉलिसी में भी तो हमने ऐसे ही समझा था ना कि लोगों की जेब में पैसा छोड़ना है, पैसा होगा लोगों की जेब में तो लोग डिमांड करेंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही है। अब हम हर एक पॉइंट में कुछ इस तरीके से समझेंगे कि लोगों की पॉकेट में ज्यादा मनी आए तो ऑटोमेटिकली ये जो एग्रीगेट डिमांड जिसमें कमी रह रही है वो पूरी हो जाएगी। अब देखो क्या है रिड्यूस्ड बैंक रेट। अब मैंने आपको बैंक रेट क्या बताया था, तभी बोला था कि मीनिंग जिसको क्लियर हुआ वो आसानी से समझ लेगा। आपको मैंने कहा था कि बैंक रेट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक चार्ज कर रहा है। मान लो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब जो कमर्शियल बैंक होगा वो क्या करेगा, देखो जैसे मानो होलसेलर ने 10% चार्ज किया, अब आगे रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा ना, तो क्या होगा 10% अगर उसे मिल रहा है, वो लोगों को आगे 11% के हिसाब से या 12% के हिसाब से लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये 10% रिड्यूस हो जाए, अगर ये 10 से 9 हो जाए और ये 11 से ज्यादा नहीं करेगा ये, क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, तो ये मान लो 10.5 ही कर दे। अब अगर ये 10.5 कर देगा तो जो लोग 11% के हिसाब से पैसा नहीं ले रहे थे उधार, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, अब अगर वो 10.5 के हिसाब पर ले लेंगे तो क्या होगा, उनकी पॉकेट में पैसा
आ जाएगा। तो इसीलिए जब डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना होता है तो बैंक रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस इन ओपन मार्केट। अब देखो फिर से, अगर मैंने ये पेंसिल परचेज करनी है शॉपकीपर से तो क्या होगा, मैं ये पेंसिल खरीदूंगी, मुझे बदले में पेंसिल मिल जाएगी और शॉपकीपर को बदले में क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। अब यही सेम कंसेप्ट आप समझो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने ये बोला था कि ये होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अगर गवर्नमेंट जो है, अगर सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा तो जो लोगों की पॉकेट में वो सिक्योरिटीज का जो डॉक्यूमेंट था वो उसके पास आ जाएगा और बदले में लोगों की जेब में क्या चला जाएगा, पैसा। तो पैसा ही तो देना है उनकी जेब में, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन सीआरआर, रिडक्शन इन एसएलआर। हम इन दोनों पॉइंट्स को ना इकट्ठा ही समझेंगे। देखो यहां है कि सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखा जा रहा है, अगर सेंट्रल बैंक के पास कम पैसा रखेंगे तो लोगों को आगे ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहां पर भी ऐसा ही कुछ है। एसएलआर, एसएलआर में क्या था कि अपने पास ही कमर्शियल बैंक एक लिक्विड एसेट्स, एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स मेंटेन करता है। अगर वो अपने पास अगर रिडक्शन कर दे, सेंट्रल बैंक कह दे कि कम एसएलआर रखो, तो इसका मतलब उनके पास ज्यादा पैसा बच रहा है लोगों को एज अ लोन, आगे फर्दर मनी सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सीआरआर और एसएलआर में रिडक्शन कर कर डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जा सकता है। कम पैसा सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में रखना पड़ेगा, कम पैसा अपने पास रिजर्व बनाकर रखना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा लोगों को आगे सर्कुलेट करने के लिए कमर्शियल बैंक्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब रिड्यूस्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या है, सेम वही। कहा तो मुझे जब मैं 100 की सिक्योरिटी दे रही थी और बदले में मुझे 20 मिल रहा था, जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट रिडक्शन हो गई तो कहा गया चलो 80 की ही आप सिक्योरिटी दे दो, आपको बदले में 20 मिल जाएंगे। तो रेशो देखो, रेशो कम हो गया ना। लोग कहेंगे चलो मैं 100 की सिक्योरिटी और दे देता हूं, मुझे यहां पर पैसा जो है वो ज्यादा मिल जाएगा, लेट सपोज 25 मिल जाएगा। तो अब फायदा हो गया ना कि लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा आ रहा है। तो इसीलिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स को भी रिड्यूस कर दिया जाता है। अब सस्पेंशन ऑफ राशनिंग ऑफ क्रेडिट, याद करो कि इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको बताया कोटा फिक्स करना। जब कोई कोटा नहीं फिक्स किया गया, जब कोई लिमिट नहीं फिक्स की गई है, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स फ्री हैं, जैसा चाहें वैसे डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए पैसा सप्लाई कर सकते हैं। कोई उन पर रोक नहीं लगाई गई है एक कोटा फिक्स कर कर। तो इसीलिए डेफिशिएंट डिमांड को वो करेक्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं करेक्ट करने में, क्योंकि वो आसानी से लोगों की पॉकेट में पैसा पहुंचा देंगे। नेक्स्ट, अब क्योंकि लास्ट पॉइंट तो मॉरल सुएशन वाला था तो वो तो सिर्फ बोलकर करने वाला ही है, तो इसीलिए यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर सजेशन दिया जाएगा कि भैया क्रेडिट को एक्सपैंड करो, मतलब मॉनेटरी सप्लाई को और ज्यादा एक्सपैंड करो। तो कुछ इस तरीके से इन पॉइंट्स के जरिए डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जा सकता है। अगर हम इन सारे के सारे मेजर्स को एक पर्टिकुलर नाम दें, क्लब कर कर समराइज करें, तो देखो ये बात उभर कर आती है कि इन शॉर्ट चीप मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉलोड, मतलब सस्ता कर दो पैसा, लोगों की जेब में आसानी से आने लग जाएगा और एग्रीगेट डिमांड जो कि कम है वो बढ़ने लग जाएगी। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट इन्फ्लेशनरी डिमांड है, बैंक रेट बढ़ा दो, लोन इंटरेस्ट परसेंटेज महंगा हो जाएगा तो लोग लोन कम खरीदेंगे, लोगों की पॉकेट में इस बार पैसा कम छोड़ना है, उस बार ज्यादा छोड़ना था लेकिन इस बार कम छोड़ना है। वहां परचेज था और यहां पर सेलिंग आ जाएगा। तो सेलिंग में क्या होगा, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए सेल की जाएंगी तो लोगों की जेब में जो पैसा है वो खरीदेंगे, उनके हाथ में वो पेपर चला जाएगा जो सिक्योरिटी वाला है, जैसे हम शेयर सर्टिफिकेट वगैरह कहते होते हैं, उस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सर्टिफिकेट
या फिर वो जो सीपीज हैं वो सिक्योरिटी का पेपर जो है वो उनके हाथ में चला जाएगा और पैसा किसके पास आ जाएगा, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के पास। तो लोगों की जेब में से पैसा निकल गया। बिल्कुल इसी तरीके से इंक्रीज कर देना है सीआरआर को और इंक्रीज कर देना है एसएलआर को। अगर कैश रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा रखना पड़ेगा बैंक को, तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा आगे लोगों को सप्लाई करने के लिए, तो लोगों की पॉकेट में कम पैसा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अपने पास अगर रिजर्व बनाकर रखना पड़ेगा लिक्विड लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, तो इसलिए क्या होगा, उस वक्त भी कम पैसा बचेगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के पास लोगों की पॉकेट में पहुंचाने के लिए। सेम इसी तरीके से मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाए। फिर जैसे यहां तो कोटाज खत्म कर दिए थे, लेकिन यहां क्रेडिट कोटाज फिक्स कर दिए जाएं, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज डन। लास्ट इज सजेशन फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन। यहां एक्सपेंशन के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इन्फ्लेशनरी डिमांड को करेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। देखो एक ना बहुत ही अच्छे तरीके से ना यहां पर आपको, वैसे तो मैंने दोनों डिमांड्स में आपको डिफरेंस करवाया है अर्लियर सेशंस में, लेकिन मैंने उस वक्त आपको एक हिंट दिया था कि भाई बहुत और डिफरेंस बन सकते हैं। तो ये देखो आपको पता चल रहा है कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंसेस बना सकते हैं, और अगर इन्हीं डिफरेंसेस को हम एक लाइन में क्लब करना चाहें तो वो ये बन जाएगा कि भाई किसमें चीप मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जाती है और किसमें डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। डियर प्रिय, पैसा प्रिय कर दो, डियर कर दो, कि कम पैसा होगा लोगों की पॉकेट में, कम वो खर्च करेंगे। तो यहां पर हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा। काइंडली डोंट फॉरगेट टू डू दी ऑनर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।